जब आपका रिजल्ट आया दिवाली वाले दिन, उससे पहले के 6 घंटे और उसके बाद के 6 घंटे में क्या अंतर था? सर रिजल्ट में मेरे को फ़ोन आया मेरी फ्रेंड का, तो उसने मुझे बताया कि रिजल्ट आ गया। तो चेक करने के बाद मैंने घर में सबको बताया, तो सब मतलब बहुत खुश हुए कि मतलब दिवाली वाले दिन एक तो पहले ही इतना स्पेशल त्योहार है और अच्छी न्यूज़ मिली। आपकी वैसे ड्रीम जॉब है क्या? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सर। और आप लोग सोशल मीडिया यूज करते थे कि नहीं? नहीं सर। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय अगर किसी को देना चाहें? कुछ भी होता है तो मैं मम्मी से सबसे पहले डिस्कस करती हूँ। आज मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आया, आज ये हुआ, तो मम्मी मोटिवेट करती हैं। 1-2 फ्रेंड्स भी हैं जो लगातार सपोर्ट करते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है सर। इन 2 सालों में बहुत बार ऐसा प्रेशर भी आया होगा, बहुत बार सेल्फ डाउट भी हुआ होगा कि मेरा को भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ डाउट होता था या नहीं होता था? सर सेल्फ डाउट तो हमेशा रहता ही है कहीं ना कहीं, इतनी तैयारी करने के बाद भी अगर हम लास्ट स्टेज से आउट हो जा रहे हैं। बट सर कहीं ना कहीं मेरे को शुरू से कॉन्फिडेंस था खुद पे कि मैं कर लूँगी, भले ही मतलब लोग ये बोलें कि ऐसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, बट कहीं ना कहीं मेरे को खुद से ये पता था कि मैं कर लूँगी। सच बात ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते अपनी चीज़ों का और आप रिवीजन नहीं कर सकते, तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, असंभव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मेरे साथ एक बच्ची है जिसका नाम है मुस्कान, और उसकी जो सफलता की कहानी उसे सुनेंगे तो शायद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आएगी। इस बच्ची का इस बार एसएससी सीपीओ 2024 में सिलेक्शन हुआ है, रैंक है 411। और आज के समय में बहुत लड़कियां जब तैयारी करने की सोचती हैं तो बहुत लिमिटेड पोर्शन चूज करती हैं अपनी लाइफ के लिए कि मुझे सिर्फ कितना ही इन्हीं पोस्टों के लिए अप्लाई करना है या इन्हीं चीज़ों के लिए अप्लाई करना है। बेहतर तरीका क्या हो, क्या क्या डिफिकल्टी आती हैं, लड़कियों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई बच्चे? सर 2023 में। और कहाँ से? सर सत्यवती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और किस टीम से? सर बीए प्रोग्राम। अच्छा, बीए प्रोग्राम। जी सर। तो उसके बाद फिर जो बच्चा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी सोचता है तो उसके मन में एक डर तो रहता है, जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे होते हैं, कि भाई जीएस वाला पोर्शन वहां से हो जाएगा या इंग्लिश वाला पोर्शन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता ही है। जी सर। लेकिन वो मैथ वाला कहाँ से क्लिक होगा और रीजनिंग वाला कहाँ से क्लिक करें? सर उसके लिए फिर कोचिंग आपकी सजेस्ट की, आपका नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है सर, सब मतलब बताते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो फिर आपका ऑनलाइन वो ऑफलाइन बैच तो आपका कोई था नहीं, तो फिर मतलब सजेस्ट किया कि आपका बैच ले लूँ। तो करियर विल पे सर फिर और टीचर्स भी मिले, जयदीप सर, अरविंद सर, और आपसे फिर मैंने बैच परचेज किए थे सर। और ये तैयारी किस समय स्टार्ट की बच्चे? सर 2023 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। लगभग कौन से महीने से स्टार्ट की? सर जुलाई में रिजल्ट आ गया था, तो फिर अगस्त सितंबर से की थी सर। अगस्त सितंबर से इसको? जी। अच्छा, मैथ बैकग्राउंड रहा है कि नहीं रहा आपका 12th क्लास तक? सर 12th में मेरे पास मैथ्स थी, बट आर्ट्स थी, आर्ट्स विद मैथ्स थी। अच्छा, आर्ट्स विद मैथ। आपने जब इस चीज के लिए सोचा तो उस समय पे बहुत सारे बच्चे जिनकी जीएस वगैरह बहुत अच्छी होती है, जो आर्ट्स वाले होते हैं, वो यूपीएससी की तरफ ज्यादा अप्रोच करते हैं जी सर। इस वनडे कॉम्पिटिटिव की तरफ। तो वो माइंडसेट कैसे क्या चेंज किया कि मुझे एसएससी की तरफ भी मूव ऑन होना है? सर पहले था कि मतलब यूपीएससी करनी है, वो वाला एग्जाम करना है, बट सर कहीं ना कहीं एक वो फियर रहता है कि आपका अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे। जब आपने तैयारी करनी स्टार्ट की और आपने जैसे ग्रेजुएशन की 3 साल, और उस 3 साल में आपका मैथ सेट अच्छा ही चुका होगा पूरी तरीके से, तो इस वाले मैथ को जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था? कि क्या कहीं किसी बेसिक की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, या आपको फील होता था कि मुझे मैथ में और आगे पढ़ना चाहिए था तो मुझे इस कोचिंग की तैयारी करनी चाहिए थी? सर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मतलब मैथ्स में आगे पढ़ना चाहिए था। वैसे तो 10th तक के ही टॉपिक्स होते हैं, बट सर जो अप्रोच होती है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो करनी है और वो करनी है, टाइम लिमिट होती है जैसे, तो फिर सर उसमें मतलब प्रॉब्लम होती थी। तो फिर वो जब मैंने आपसे क्लासेस ली उसके बाद मुझे पता लगा कि तो ऐसे करके शॉर्ट्स में करना होता है, इसको ऐसे नहीं है कि आप लॉन्ग मेथड से कर रहे हो। 9th-10th में तो सर बहुत डिटेल में करवाते थे वो लोग। जी सर। तो फिर वो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपसे सीखी, फिर उनको अप्लाई करना शुरू किया, तब जाके लगा कि हाँ अब टाइम का इशू नहीं रहेगा, हो जाएगा ये टाइम से। अच्छा, जब आपने मैथ वाली क्लासें की तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जी। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपके सामने टीचर होता है, आप कुछ भी चीज टीचर से पूछ सकते हैं। जी सर। और ऑनलाइन में ऐसा हुआ होगा स्वाभाविक रूप से कि किसी जगह जाके आप फंस जाते होंगे, कोई चीजें कम समझ में आती होंगी, तो उस समय फिर अपने आप को कैसे उस चीज से बाहर निकालते थे या उसको कैसे सोल्व करते थे? सर जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है मैंने, तो वहाँ पर मतलब हमारा 1-2 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है जो सीनियर्स हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। सर वैसे तो ऑलमोस्ट आपकी वीडियोस देखकर हो ही जाता था, बट जो डाउट्स वगैरह रह जाते थे तो सर वो लोग हेल्प करते थे, उनसे पूछ लेते थे, क्लियर करते थे डाउट्स वगैरह, फिर वो क्वेश्चंस जैसे अलग से नोट कर लिए। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना बच्चे,
पुष्पन, आज के समय में ना हर एक बच्चे के लिए एक समस्या है और वो है सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन। जी सर। और भी बहुत ऐसी सोशल अवेयरनेस है जिसकी वजह से बच्चा इधर उधर भटक भी जाता है। जी सर। और ऑनलाइन तैयारी करते हुए तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। जी सर। ऑफलाइन में आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके साथ 200 300 400 बच्चे बैठ रहे होते हैं और वो जब सवालों का जवाब दे रहे होते हैं तो आपके अंदर से कंपटीशन की फीलिंग आती है कि मुझे भी करना है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे ऑनलाइन में वो दिक्कत रहती है जी कि सर। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत रहती है। तो आपके साथ कैसा था अनुभव ये? तो कंसिस्टेंसी का तो सर इशू रहा ही है शुरू से। जैसे 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, लगातार पढ़ लिए, फिर 5th डे ऐसे हो जाता था कि रहने देते हैं, फिर कर लेंगे, एक दिन की तो बात है, बाद में कर लेंगे, ऐसे करके सर ये इश्यूज तो होते ही हैं। तो फिर कभी ऐसा भी हुआ कि बीच में पढ़ाई 10-12 दिन या 15 दिन ब्रेक ही हो गया कि अब छोड़? सर बहुत बार होता है ऐसा। तो फिर वो दोबारा से कैसे लाते थे उसको? सर मतलब वापस दोबारा आपने जैसे एक बार ब्रेक ले लिया तो फिर वो बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है दोबारा उस फ्लो को वापस मेंटेन कर पाना। तो सर वही है, फिर टाइम वेस्ट होता है उसमें इतना ज़्यादा, वापस इतने एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं। शायद कहीं यही कमी रह गई होगी, इसलिए फिर और अच्छी रैंक नहीं आ पाई। लेकिन 411 अच्छी रैंक है और इस समय जहाँ पूरे भारत के बच्चे सीपीयू का एग्जाम देते हैं और वहाँ इतनी अच्छी रैंक निकालना बढ़िया चीज़ है। जी सर। अच्छा, मेरा अगला सवाल दोबारा से मैं वहीं पे लाता हूँ कि आप एक क्लास करने लग रहे हैं, तो क्लास में आपने कुछ चीजें समझी, कुछ आपने इधर उधर से हेल्प भी ले ली अपने दोस्तों से, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जी सर, तब तो वो प्रॉब्लम फेस होती होगी कि हम किसी क्वेश्चन में अटक जाए तो उसको कैसे रिजोल्व करें। सर जिस क्वेश्चंस में मतलब अटक रहे हैं या फिर जो नहीं सोल्व हो रहे हैं, देखते ही क्लिक नहीं हो रहे हैं, तो उनको पहले तो अलग से नोट डाउन कर लेती थी मैं। तो फिर वो या तो जैसे बैच था, बैच में ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही बार क्लासेस ली हैं। जो टॉपिक वीक था तो मैंने उस टॉपिक को दोबारा भी क्लास से क्लियर किया है ताकि वो टिप्स पे आ जाए या फिर याद रहे ऐसा कुछ। तो जो क्वेश्चंस में मतलब ऐसा था कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती थी तो वो मैं अलग से लिख लेती थी कॉपी में बना के, और जो सोल्यूशन जहाँ से भी मतलब बेस्ट प्रोवाइड हो सकता था, शॉर्ट ट्रिक या वैसे कुछ, तो उसको अलग से मैं लिख लेती थी ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो एक चीज मुझे बताना, जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप क्लास नोट्स मार्केट से परचेज करते थे या खुद से बना? नहीं सर, मैंने सारे नोट्स खुद बनाए। खुद से बनाए? जी सर। और इंग्लिश में? सर सब में। इंग्लिश में कोई दिक्कत रही तैयारी करते? सर इंग्लिश में ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इंग्लिश से बैकग्राउंड रहा है। तो इशू नहीं रहा। बट सर थोड़े वो कैब में होती थी शुरू में कि वो कैब बिल्कुल नहीं आती थी, और जैसे ये फाइंड एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वो पता नहीं लगता था। तो फिर वो भी जब मैंने क्लासेस ली तो उसके बाद फिर वो डाउट्स भी सर क्लियर हो गए थे। एज सच इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। इतनी प्रॉब्लम? जी सर। और रीजनिंग? सर रीजनिंग में भी एक बार मतलब बैच कंप्लीट करने के बाद आप बस मतलब गो थ्रू कर लो उससे, तो आपको पता लग जाता है कैसे क्या ट्रिक्स वगैरह होती हैं। कुछ तो उसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं, तो वो करने के बाद उसमें इतना इशू नहीं होता है, वो हो जाती है आराम से सर। अच्छा, ये शायद मुझे जो आपकी डिटेल मेरे पास है, आपका ये पहला ऐसा एग्जाम है जो सारे स्टेजेस क्लियर हुए और जिसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ? जी सर। तो ये जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला था जिसमें 4 स्टेज थी, चारों आपने क्लियर की और उसके बाद मेरिट से आउट हो गए, जी सर। तो वो फिर एक्सपीरियंस रहा कैसा? सर एक्सपीरियंस तो मतलब ठीक था, बट बहुत बुरा लगता है जब फाइनल स्टेज आउट हो जाते हैं आप। और सीजीएल 2024 में? सर उसमें प्री में तो अच्छे नंबर थे, बट सर मेंस में मैथ्स में ही थोड़े से कम मार्क्स रह गए थे मेरे। कोई नहीं, इस बार कमी दूर होगी मेरे बच्चे। जी सर। अच्छा, मुझे एक चीज और भी बताना कि जब आप तैयारी कर रहे थे और जैसा आपने कहा कि बीच बीच में ब्रेक हो जाता था, जी सर। तो कौन सी ऐसी चीज थी जो उस चीज को मोटिवेट करती थी कि दोबारा से वापसी आना और फिर दोबारा से पढ़ना? तो कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको मोटिवेट करती गई? तो आप मेरे को 3 चीजें बताना जो आपको लगता है कि आपकी कमियां नहीं, जिसकी वजह से आपकी रैंक 411 आई, 11 रैंक भी आ जाती, 8 कमियां दूर हो जाती। और कौन सी 3 ऐसी अच्छी चीजें थी जो किसी भी तरीके से आपके पास थी तो इस वजह से आपका सिलेक्शन खो गया? सर पहला तो मैं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ शुरू से, मतलब ये मेरा एक वीक पॉइंट रहा है कि जैसे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती थी तो फ्लो ब्रेक हो जाता था। अदरवाइज़ वो मैं जो सिलेबस इतना टाइम करने में लग गया वो मैं और जल्दी भी कर सकती थी। दूसरा सर मैं मॉक्स देती गई, बाद में मैंने उनको एनालिसिस नहीं किया, अच्छे से एनालाइज नहीं किया। एक मॉक दे दिया, फिर ये सोचा कि कोई बात नहीं चलो नेक्स्ट देते हैं, उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा। सर वो सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोबारा नेक्स्ट मॉक में, वहीं अटक गई मैं फिर दोबारा से। तीसरा सर मैंने रिवीजन इतने अच्छे से नहीं की, मतलब मेरे को यूँ रहता था जल्दी से करना है सिलेबस, तो ये वाला टॉपिक कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक कर लिया, फिर नेक्स्ट कर लिया, तो रिवीजन पे मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा उस टाइम पे। एक चीज है, अगर किसी को 411 रैंक भी लानी है तो उसमें 3 क्वालिटी तो होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, एनालिसिस और तीसरा आपने क्या बताया? सर रिवीजन। रिवीजन। और आप में ये तीनों क्वालिटी नहीं थी, उसके बावजूद भी आपकी रैंक कितनी अच्छी आई।
अब मुझे ये बताना कि आप में कौन सी 3 चीजें ऐसी थी कि इन कमियों के बावजूद भी आप पे इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ? सर पहला तो मुझे ये लगता है कि जब भी मैं मतलब पढ़ने बैठती हूँ ना, तो फिर मेरा फोकस यही रहता है कि ये काम करना है तो करके ही उठना है। अगर मैं 4 घंटे बैठूंगी तो उसमें से कोई भी मतलब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी है। तो चाहे मैं कम टाइम के लिए पढूं, बट मैं बिल्कुल फिर फोकस होकर पढ़ती हूँ। तो मेरे को ऐसा इतना इशू नहीं रहता कि दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट वो ग्रैब हो जाता है 70 to 80% फर्स्ट टाइम में। जी सर, फर्स्ट को में। कोई ऐसी चीज जो आपकी इतनी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही थी उसके बावजूद भी आप लगे रहे, वो कौन सी ऐसी था? सर दूसरा ये भी रहता है कि मतलब जल्दी से करना है, कुछ अपने लिए स्टैंड बनाना है, अपनी पहचान बनानी है सोसाइटी में। और ये सर साइकिल तो है ही, इससे जितनी जल्दी निकले, पढ़ने का मन बार बार एक चीज़ का करता नहीं है। तो यही रहता है कि बस फर्स्ट टाइम में आप कर लो, जितना हो जाए उतना बेटर है। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे हैं और आपने 2023 से स्टार्ट की जी सर। और आज हम जहाँ बैठे हैं वो 2025 आ चुका है, खत्म होने वाला है, तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमने 2 साल इस चीज में बिता दिए। जी सर। और इन 2 सालों में बहुत बार ऐसा प्रेशर भी आया होगा, बहुत बार सेल्फ डाउट भी हुआ होगा कि मेरा को भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा मैं देख रहा था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले में 4 स्टेज, चारों क्लियर फाइनल मेरिट से बाहर हो गए। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में आपका मेरिट आउट हो गए, 3 स्टेज क्लियर कर। जी सर। तो सेल्फ डाउट होता था या नहीं होता था? सर सेल्फ डाउट तो हमेशा रहता ही है कहीं ना कहीं। इतनी तैयारी करने के बाद भी अगर हम लास्ट स्टेज से आउट हो जा रहे हैं तो वो फिर एक फियर तो रहता ही है कि क्या पता मेरी कोशिश में कोई कमी रही हो या फिर ऐसा कुछ रहा हो। बट सर कहीं ना कहीं मेरे को शुरू से कॉन्फिडेंस था, हो जाएगा, मतलब चाहे टाइम लगे। लड़की होने की वजह से कुछ सोशल प्रेशर ज्यादा होता है तैयारी करते होता? सर ऐसा कुछ? सर एज सच मेरे को तो प्रेशर तो कोई नहीं था, बट सर थोड़ा सा ये है कि सोसाइटी में ये रहता तो है ही। जैसे कुछ जॉब्स को लेके आप थोड़ा प्रेफर ज़्यादा कर रहे हो, दूसरों में फिर वो प्रेफर नहीं करते हैं इतना। तो सर बस यही चीज़ थी, ऐसे एज सच प्रेशर तो कोई नहीं था सर। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट कब से लगाना स्टार्ट किया था? सर मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट किए थे जब मेरा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, 70 to 80% सर। तो सर तब से स्टार्ट किए थे मॉक्स लगाना। और जो आपने वो कमी भी लिखी एनालिसिस वाली, वो कभी इम्प्रूव की कि नहीं की? सर इतनी ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि मैंने करी थी, बट सर मतलब एनालिसिस वाले कुछ क्वेश्चंस पे फोकस तो किया था, तभी जाके अभी थोड़ी मैथ्स भी बेटर हुई है मेरी पहले से। बट इनिशियली मैं नहीं करती थी। और अब एनालिसिस कैसे करते हैं? सर क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए अलग से कॉपी में, जिन क्वेश्चंस में मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मैंने कहीं पढ़े हैं बट मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, जैसे नोट्स में लिखा हुआ है तो वो अलग से लिख लिए, फॉर्मूला कॉपी अलग से बना ली कि इनको रिवाइज करना ही करना है दोबारा। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट था रिवीजन, इसको कुछ मेक ओवर किया? सर रिवीजन में मैंने जीएस में काफ़ी किया है, तो उसमें मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। और जीएस का स्कोर तो वैसे भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आप आर्ट्स वगैरह आपने बीए किया हुआ है, तो वहाँ पे भी कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली वहाँ से? सर ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है, सबको लगता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड से सबके साथ में। अभी जीएस में नंबर कितने थे सीपीयू में? सर इसमें तो 29 पॉइंट समथिंग थे। और मीन्स में इंग्लिश में कितना स्कोर था? सर मेंस में 183.75। 83 पॉइंट, अच्छा स्कोर है। अच्छा, जयदीप सर के बारे में कुछ आप बोलना चाहो, उनके सर- पढ़ाने की स्टाइल से लेके कुछ? सर जयदीप सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कराते हैं। मैंने उनका प्रैक्टिस बैच भी परचेज किया था। मतलब हर एक टॉपिक को वो इतनी डिटेल में और इतने अच्छे से कवर कराते हैं कि आपको कहीं और से करने की नीड रहेगी ही नहीं। फिर उसके बाद ही आप मतलब मॉक्स में आप देना स्टार्ट करोगे तो आपको मतलब बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगा, अलग से आपको कुछ करना पड़ेगा ही नहीं। और आपका स्कोर भी इंग्लिश में बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने रीजनिंग का नहीं बताया, रीजनिंग खुद से तैयार किया या कहीं से? सर इनिशियली मैंने अरुण सर की वीडियोस देखी थी रीजनिंग की, फर्स्ट टाइम तो मैंने उन्हीं से कवर की थी, जो टॉपिक्स जैसे सर कैलेंडर हो गई, क्लॉक हो गई, जिसमें नीड रहती है, तो फिर वो मैंने उनसे करी थी। और बाकी तो सर फिर वो सीरीज वगैरह वाले क्वेश्चंस को खुद ही करने हो। अच्छा, प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल लगता है आपको सिलेक्शन में? सर प्रैक्टिस का मेरे हिसाब से तो बहुत। और आपने जैसे कहा कि मैंने जब पूरा सिलेबस खत्म किया तब मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किया, जी तो सर। आपके हिसाब से मॉक किस समय लगाना ज्यादा बेटर रहता है अब इस एक्सपीरियंस के बाद? सर मेरे हिसाब से अब तो 50 to 60% अगर हो जाए तो लगाने शुरू कर देने चाहिए। अगर मान लो आप पूरा मॉक नहीं देना चाहते हो तो सेक्शनल मॉक्स लगा लो आप, ताकि आपको ये पता लग जाए जो आप पढ़ रहे हो वो मतलब कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे पे मतलब यूज़ करना है उन स्ट्रेटजीज को। और अभी आप सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, जी सीजीएल और सीपीओ की तैयारी में कुछ डिफरेंस नजर आता है आपको? सर ऐसे तो कोई डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा, बस थोड़ा ये है कि सीपीओ में थोड़ा इंग्लिश का रोल ज़्यादा हो जाता है, जो अब मतलब सीजीएल वाले में नहीं है इतना। सीजीएल में आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम उस पर कवर करनी है उसमें, क्योंकि मेंस में फिर थोड़ी वो लेवल भी बढ़ जाता है सर उनका, क्वेश्चंस का अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। सर सीपीओ में थोड़ा ये है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनको थोड़ा बेनिफिट रहता है कि फर्स्ट में भी है, उसमें भी है, सेकेंड ईयर में भी है।
अच्छा मुस्कान, मुझे बच्चे ये बताना कि जब आपका रिजल्ट आया दिवाली वाले दिन, जी, इससे सर। पहले के 6 घंटे और उसके बाद के 6 घंटे में क्या अंतर था? सर बहुत डिफरेंस था, मतलब सब इतने खुश थे, सब मतलब वो मोमेंट बताना कि रिजल्ट को कब किसने बताया, पहली बार कैसे किसने बताया कि सिलेक्शन हुआ? सर रिजल्ट में मेरे को फ़ोन आया मेरी फ्रेंड का, तो उसने मुझे बताया कि रिजल्ट आ गया। चेक तो मैंने खुद ही किया था, तो चेक करने के बाद मैंने घर में सबको बताया, तो सब मतलब बहुत खुश हुए कि मतलब दिवाली वाले दिन एक तो मतलब बहुत अच्छा लगता है सिलेक्शन होने के बाद फाइनल। आपकी वैसे ड्रीम जॉब है क्या? सर ड्रीम जॉब सर सीजीएल, सीजीएल में क्या? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सर। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो फिर पूरे भारत में भी हो सकता है, किसी और कमिश्नरेट में आ जाए सर होम स्टेट मिल जाए तो बेटर है। तो बेहतर है। जी सर। तो आप जब सीजीएल में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो सर। उसमें आप पोस्ट वाइज देखेंगे या ये देखेंगे कि मेरे घर के नजदीक कौन सी आने के चांसेस है? सर मैं तो घर के नज़दीक के हिसाब से ही करूँ। अच्छा बच्चे ये बताना कि आज के समय में बच्चा बहुत ज्यादा ना पीडीएफ से तैयारी कर रहा है, पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहा है, और एक तरीका होता है कि हम किताब से तैयारी करते रहे, किताब से प्रैक्टिस करें। तो आपके हिसाब से कौन सा बेटर रहता है? सर मेरे को तो पर्सनली बुक्स बेटर लगती हैं, क्योंकि पीडीएफ्स में आप मार्क कर सकते नहीं हो, मतलब कुछ ऐसे आप ये नहीं कर सकते कि मतलब ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है या इसमें आप अटक रहे हो। मेरे हिसाब से सर वो वाला बेटर रहेगा। और आप लोग सोशल मीडिया यूज करते थे कि नहीं? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं? सर व्हाट्सएप चला लिया, व्हाट्सएप तो सोशल, टेलीग्राम हो गया, बाकी तो सर नहीं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह नहीं। ज़्यादा? यूट्यूब तो सर चलाते हैं। अच्छा, आप कोई ऐसी चीज जो नई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लड़कियां जो तैयारी कर रहे हैं, और आपने जो ये 2 साल बिताया इस जर्नी में, उसकी भी आप इन बच्चों को कुछ सजेस्ट करना चाहें, कुछ मोटिवेट करना चाहें, कुछ कहें? सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मतलब सीरियसली जेन्युइनली करना ही है, अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप शुरू से ही कंसिस्टेंट रह के पढ़ो और प्रैक्टिस भी साथ साथ करो, वरना कोई बेनिफिट नहीं है। आप पढ़े जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो और आपको वो आ नहीं रहा है, तो आप अगर पढ़ ही रहे हो तो मतलब कोशिश सबकी सर यही रहती है कि जल्दी से जल्दी करके निकल जाएं। सर वो बिना प्रैक्टिस के, बिना कंसिस्टेंसी के पॉसिबल नहीं है आजकल, बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय अगर किसी को देना चाहें, अपनी फैमिली में, अपने किसी यार दोस्त में जिसने आपको मोटिवेट किया हो, जिस समय आप अपनी जर्नी में कहीं रुक रहे हो या फंस रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा या मेरा स्कोर मॉक टेस्ट में नहीं बढ़ रहा, किसको आप करना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मम्मी को ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि कभी मम्मी सामने बैठी इसलिए? नहीं सर, वैसे भी मतलब कुछ भी होता है तो मैं मम्मी से सबसे पहले डिस्कस करती हूँ। आज मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आया, आज ये हुआ, तो मम्मी मोटिवेट करती हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले में अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सर कुछ 1-2 फ्रेंड्स भी हैं जो लगातार सपोर्ट करते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है सर। और आपका कभी ऐसा मोमेंट आया कि मॉक टेस्ट में स्कोर बिल्कुल रुक गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक मतलब रुक गया वहाँ पे, स्टॉप? जी सर। सर 120 to 130 के बीच में आने के बाद मतलब स्टॉप हो गया था लगभग? सर। 4-5 महीने तो सर चला ही होगा। और ये सबकी लाइफ में रहता है कि इसके आसपास आके बच्चा एक बार रुकता है, और यही वो शायद मुझे लगता है मोमेंट है जहाँ से आप अपनी तैयारी करनी छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ से आप अगर कंटिन्यू रह जाते हैं किसी तरीके से, तो उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होता है। जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मुस्कान थी जिसने अपने पूरे इस 2 साल के एक्सपीरियंस को आपके सामने बताया। अगर इसकी सारी चीज़ों को मैं समझने की कोशिश करूं तो इसने बताया कि 3 अगर कमियां गिननी हो मेरी तैयारी में, तो सबसे पहली कमी कंसिस्टेंसी थी, दूसरी एनालिसिस था, और तीसरा रिवीजन था। सच बात यह है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते अपनी चीज़ों का, और आप रिवीजन नहीं कर सकते, तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, असंभव है। फिर भी इस बच्ची का सिलेक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें खूबी थी, और वो खूबी थी फोकस। ये इतना जबरदस्त लेवल पे कंसंट्रेट करते थे किसी चीज पे कि एक ही बार में चीजों को समझ लेते थे। अदरवाइज इतनी तीनों कमियां होने के बावजूद, यानी जो बच्चा रिवीजन नहीं कर पा रहा है, एनालिसिस नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट नहीं है, उसके बावजूद सीपीओ में 411 रैंक लेके आना अपने आप में बड़ी चीज है। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि इन बच्चों से अच्छी चीजें सीखो, इनसे इनकी कमियां सीखो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि हमें ये पता चले कि हमारी कमियां क्या है। तो कंसिस्टेंट रहिए, हर चीज का एनालिसिस करिए, हर चीज का आकलन करिए कि क्या सही है, क्या गलत है, कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ, और फिर आगे बढ़िए और पेपर से पहले रिवीजन करिए। और सबसे बड़ी चीज जो इस बच्ची की ताकत है, फोकस। फोकस जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद आपका, थैंक यू।